हेलो हेलो, हाँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। क्या टाइम हो रहा है? गुड मॉर्निंग ही है ना? जाने वाले को किसने रोका? अरे विक्स की गोली खा ली है, गले में दर्द हो रहा है। गला जब खराब होता है, कंटे कंटे का काम नहीं करता। अरे यार, कहाँ पर? यस। वहां से मतलब नहीं है। इरेक्टाइल टिश्यू दो ही होते हैं। एक कैवर्नोसम, स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम ही आगे जाकर के ग्लेन्स पेनिस को बना रहा है। तो स्पॉन्जियोसम ही तो कोई दूसरा टिश्यू थोड़ी ना आया। जो भी है देने वाले कुछ भी दे देते हैं। बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू, कहीं भी पढ़ लेना कि कैवर्नोसम, स्पॉन्जियोसम, बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू। वो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, और वही उसको बना रहा है तो कोई नया हम कैसे कह देंगे नहीं है। और दो चीजें होती हैं। इरेक्टाइल से मतलब नहीं है, सेंसेशन ज्यादा कहाँ होता है उससे मतलब है। वो नर्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ पार्ट में सेंसेशन ज्यादा होता है, कुछ पार्ट में सेंसेशन कम होता है। डिपेंड करता है नर्व सबसे ज्यादा कहाँ है। आज का टारगेट दिस, दिस, दिस एंड दिस। कोशिश करेंगे इसको भी टारगेट बना लें। टारगेट एक कदम आगे लेके चलना चाहिए। जो टारगेट है वो अचीव हो तो खुशी होती है, उससे ज्यादा अचीव हो तो ज्यादा खुशी होती है ना? क्या? गैप भी तो चाहिए यार, गला। टारगेट से समय का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। एक लड़का है 8 घंटे पढ़ करके अपना टारगेट पूरा कर रहा है, एक लड़का है 1 घंटे में टारगेट पूरा कर लेता है। समझ में आया? फर्क थोड़ी ना पड़ता है। टारगेट से मतलब थोड़ी ना कि समय ज्यादा चाहिए। टारगेट स्मार्ट तरीके से पूरे होते हैं भाई, समय से नहीं होते। स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से करते हैं। आई समझ में नहीं आई? अभी आधे घंटे बाद और चालू करूंगा तब भी टारगेट पूरा कर दूंगा। लास्ट के 1 घंटा बचेगा तब भी टारगेट पूरा कर दूंगा मैं। और क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहता है बता। नहीं नहीं, बाल तो मेरा ही पक गया भाई। भाई पक गया है बाल, सब तो सफेद रखा है, तो मेरा बाल नहीं पका है। मेहंदी का लगा लेते हैं हम भी यार कभी कभी। ये एक्सपीरियंस वाला है, वो पॉल्यूशन वाला है। हार्मोन से नहीं पकता। एयर, हेयर रूट में फॉलिकल बन जाते हैं। फॉलिकल समझते हो? रूट के अंदर नीचे एक बबल बनते हैं जो न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर देते हैं। जब न्यूट्रिशन ब्लॉक होता है तब बाल पकना चालू होता है। सुबह उठ के पॉइंटेड कंघी से प्रेस करके, कंघी किया कर, कंघी करने के लिए नहीं, एक्यूप्रेशर पहला। दूसरा, ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड कर दे, उन फॉलिकल के बनने को रोक देता है। तीसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर दे। ये तीन चीजें कई हद तक काम करती हैं, पर बाल एक ऐसी चीज है, सर के बाल जिसमें सलमान खान तक का मतलब बस नहीं चल रहा है तो तू तो बहुत दूर की बात है। ठीक है? क्या?
तो जेनेटिकल है वो, ठीक है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जेनेटिकल को भी डिले कर देती हैं। हाँ, कर दें स्टार्ट। याद करके आए हो सारे के सारे? अब मंदिर से आ रही है, उनको तिलक तिलक लगा के। गंजे तो अच्छा रूट और निकलेंगे, फिर तो निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। क्यों? तो गुरुकुल ज्वाइन कर लेना, वहां बाल सब हटा दिए जाते हैं, छुट्टी रखते हैं बस। चलो, साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, ये ऐसे मत समझ लेना है। उसके हाथ कम है क्या? समझ रहे हो ना वो दो। हाँ, घुमा के जिसने दिया ना है, जब पड़ता है घुमा के तो सब तारे दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिखता है फिर। आ जाओ। लड़कियों की भी चोटियां होती हैं, और मैं ऐसी लड़की दिखा दूं तुम्हें तो हवा में जो जो समझ रहे हो ना, तुम चोटी पकड़ना, चोट टच करके दिखा देना। बता रहा हूँ पावर, समझ रहे हो ना। तुम्हें शायद पता नहीं है, भगवान ने भी गर्ल्स को कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स दी हैं। मैं तुम्हें बता दूं, सिद्धि प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जो मेल के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, कर ही नहीं सकते, पर फीमेल्स को उसको करने का वो दिया है, मतलब छूट दी गई है शिव जी ने, जो मतलब जो रिलीजन को मानते हैं उनके लिए है। बच्चे तो भाई अलग अलग टाइप के हैं, कोई नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर तुम देखोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब फीमेल को नेचर ने ही एक कदम ऊपर रखा है। रियलिटी है, मतलब नेचर ने ही मतलब हम तो साइंस में भगवान को क्या बोलते हैं? नेचर। ये तो बोलते हो जननी, जननी तो गर्ल्स क्या है? जननी। समझ में आएगा? तो अगर तुम उसको एक्चुअल में देखोगे ना, तो इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, हम भी नेचर के पार्ट हैं, ठीक है। पर फीमेल को वास्तव में, तुम अभी पढ़ो, तुम अगर थोड़ा जानो इन चीजों को, थोड़ा एक्स्ट्रा किताबों के अलावा एमबीबीएस में करोगे, ठीक है, पढ़ोगे, समझोगे, साइकोलॉजिकल चीजें समझोगे, तो नेचर को जब समझोगे, अध्यात्म को समझोगे, और साइंस को जब कोरिलेट करना सीखोगे, तब कहोगे कि फीमेल्स को कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स दी गई हैं पहले से ही। वो एक अलग है, जानते नहीं है, सही समझ रहे हो ना। अपनी पावर का 1% का 0.1% भी यूज नहीं करते, खत्म। समझ रहे हो? पर रियल में बता रहा हूं, मेल से बहुत, मेल के पास एंड्रोजन है मानते हैं हम, ठीक है, ताकत है मानते हैं, मस्कुलरिटी, पर फीमेल के पास कुछ ऐसी पावर्स है जो प्रकृति ने सिर्फ फीमेल को दी है, मेल को दी नहीं है, मेल को डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए मजाक मजाक नहीं है, क्योंकि जननी है किसी कोई, तुम मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे समझ में आया कि आखिर उसको जननी बनाया क्यों बनाया, कुछ तो चीजें हैं। अब आ जाओ वापस। और देर में करना स्टार्ट, बता। देखो, रिलैक्स मोड में पढ़ना चाहिए, सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहना चाहिए, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना चाहिए, सिंपैथेटिक का यूज कम से कम करो, तो ब्रेन की कैपेबिलिटी तुम 100% यूटिलाइज कर पाओगे। सिंपैथेटिक के टाइम पे आप ब्रेन की कैपेसिटी 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते। करें स्टार्ट? अब रटो मत, आज अभी नहीं पूछूंगा, कल का टॉपिक मेरा बहुत कम का है, 1 घंटे का है, तो कल मेरा टारगेट फीमेल वाला पूरा कंप्लीट करना है। आज स्पर्मेटोजेनेसिस करा दूंगा, oogenesis मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्लब करता हूं तो अगले राउंड में होगी। तो कल 1 घंटा मिल रहा है मुझे, 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया चलेगी पूछने की। जैसे कल मैं एंड कर दूंगा ये पूछने वाला काम, अगले राउंड के अंदर पूछने का काम नहीं होगा, पर आ जाना भाई, ठीक है। चलो, इस दुनिया में क्या चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है दुनिया में? कर दें स्टार्ट? चलो। रुका इसलिए टॉफी थोड़ी सी और कम हो जाए, ठीक है। अब हो गई। अब समझो मेरी बात, बहुत तरीके से समझना, एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट, बिल्कुल पता ही नहीं चल लीजिए क्लास में कोई बैठा है। आज मैं गले का जितना कम यूज करूंगा तो शायद मैं थोड़ा सा कर पाऊंगा।
समझ रहे हो? आज शाम को हार्मोन वाली क्लास है, अगर मन करे तो ले लेना, नहीं तो एक बार जाके लाइक तो कर ही देना। करते नहीं हो लेकिन तुम। चलो ठीक है, चलो। तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तेरा इंतजार कर रहा, तू आ जा तब स्टार्ट करूंगा मैं। देख अभी कुछ भी नहीं किया, टिक लगाया है, स्लाइड पलटी है, अब बस कुछ भी नहीं। कल ही कराया था ना मैंने। हाँ, मैंने बताया था, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई थी अभी आपको कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मेल में सिर्फ दो चीजें आती हैं, स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम स्किन का पाउच, सॉरी, स्क्रोटम स्किन का पाउच है। टेस्टिस की बात करते हैं, सॉरी पेनिस की बात करते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें एनसीईआरटी बोल रही है दो इरेक्टाइल टिश्यू हैं। कितने? दो इरेक्टाइल टिश्यू है, कितने? दो, जिनको मैं डायग्रामेटिकली बता दूंगा। मेडअप ऑफ स्पेशल मस्कुलर टिश्यू। ये स्पेशल मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कैसे होते हैं? इरेक्टाइल होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू है, कितने होते हैं? दो, कॉर्पस कैबर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इनको हम समझ लेंगे एक बार। दूसरा, एनसीईआरटी कह रही है इनकी हेल्प से क्या होता है? इरेक्शन। जो किस में हेल्प करता है? फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इन माने अंदर, सेमिनेशन का मतलब है सीमन, सीमन को अंदर करने में हेल्प करता है। एक होता है स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, इजैक्यूलेशन। तीनों साथ साथ पूछते, कंफ्यूजन ना हो जाए। बाहर निकलना इजैक्यूलेशन, इन अंदर करना इंसेमिनेशन, और स्पर्म का मिच्योर होकर के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से एपिडाइमिस में आ जाना, स्पर्मिएशन। याद रहेगा ना? तीनों बताएंगे अभी, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट क्या है भाई? इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो एनसीईआरटी बोल रही है, और इन स्पेशल टिश्यू के बारे में जानकारी लेना। कौन से दो स्पेशल टिश्यू हैं? इसके लिए दो स्लाइड में ले लेता हूं। अगर पेनिस का टीएस, ट्रांसफर सेक्शन देखें, टीएस ट्रांसफर सेक्शन अगर मैं देखूं, तो यहां आपको दो टाइप के टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। कितने टाइप के? दो, ठीक है। इसका एक डोर्सल वाला पार्ट होगा, तो एक वेंट्रल वाला पार्ट होगा। इसी के अंदर आपको टिश्यूज देखने को मिलेंगे, कुछ पेयर में होते हैं, कुछ अनपेयर होते हैं। सेंटर में यूरेथ्रा होगी यहां पर, जबकि यहां पर क्या होंगे? ब्लड वेसल्स या ब्लड साइनस, ब्लड वेसल्स या ब्लड साइनस। ग्रीन कलर के जो टिश्यू दिखा रखे हैं ये अलग हैं, और पिंक कलर के दिखा रखे हैं अलग हैं। इनके चारों तरफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, बस एक नाम याद रख लो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यूरेथ्रा। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इधर दिखा देंगे
कैवर्नोसम तो इधर दिखा देंगे स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आई। ठीक है, अब 3 पॉइंट तो डायरेक्ट दोनों के बनते ही हैं। इनकी पोजीशन देखो, डोर्सल है वेंट्रल है, इसकी मिड वेंट्रल है। ये डबल है या सिंगल है? ये ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं या यूरिथ्रा के अराउंड होते हैं? क्लियर है बिल्कुल? पोजीशन, पोजीशन डोर्सल, डबल, प्रेजेंट अराउंड पोजीशन मिड वेंट्रल, सिंगल, प्रेजेंट अराउंड ये कॉमन है, आपको याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिक्र किया है। फिर भी हम भूल जाते हैं स्पॉन्जियोसम कैवर्नोसम, तो कैसे याद रखना है? ग्लैंस पेनिस का जो ग्लैंस पेनिस जो होता है आगे का, ये स्पॉन्जी होता है, तो यानी ये किससे मिलकर बन रहा है? स्पॉन्जियोसम, जो यूरेथ्रा के अराउंड होते हैं। अब ऐसा आपको याद रहेगा, बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू। पास, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, समझ में आ गया, बस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन। आवाज आई क्या? माइक से आई। अब बताओ, हो गया? अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है, जैसे एनसीईआरटी बोल रही है हेल्प इन इंसेमिनेशन, इरेक्शन हेल्प इन इंसेमिनेशन। चलो, यहां तक कोई डाउट? हो गया होगा ना? आराम से हो गया ना? आगे, अच्छा अच्छा अच्छा, बात बाकी को सुनो। हमारे सिस्टम दो होते हैं, सिंपे और पैरा। हमेशा बोलता हूं पैरा हमेशा एक्टिव रखो, जिंदगी में लंबे टाइम तक स्वस्थ जियोगे। सांसें गिनी हुई हैं, वो कम ज्यादा नहीं होंगी, तब भी ज्यादा एक्टिव नहीं होंगी। जिंदगी तो उतनी है जितनी इसकी लिखी है, समझ रहे हो ना? ये पहले मैं नहीं समझता था, अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। मतलब ये है कि
कुछ लोग लंबी जिंदगी जी जाते हैं, लंबे साल तक, वो अपनी सांसों पर नियंत्रण करके करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो मतलब एक तरीके से प्राणायाम होता है। ठीक है, यानी एक तरीके से तो मैंने भी बहुत समझा। ठीक है, तब समझ में आया कि वो अपनी ब्रीदिंग को लंबा रखते हैं। जो लोग उनकी उम्र कम हो जाती है, जिनकी ब्रीदिंग जितनी स्लो होती है उनकी उम्र उतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सांसें गिनी हुई मिली हैं। समझ गए ना मेरी बात? हाँ या ना? ये तुम बस दिमाग में रखना, भी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे मैच्योर होगे, चीजों को कोरिलेट करोगे, तब शायद समझ में आएगा, क्योंकि तुम मेडिकल साइंस से जुड़े हो, तुम इन चीजों को समझोगे। सांसें मिली हैं, उम्र नहीं मिली, समय नहीं मिला, सांसें। इसको थोड़ा सा तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, समय को बढ़ा सकते हो सांसों को नियंत्रित करके। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, सांसों को नियंत्रित करना है तो कौन सा सिस्टम है जो आपकी डीप और स्लो ब्रीदिंग को एक्टिवेट करता है, सिंपे या पैरा? सिंपे तो क्या करेगा, कुत्ते जैसा हाँप करेगा नहीं आया क्या? हाँ, तो अगर लंबा जीना है तो पैरा एक्टिव रखना पड़ेगा, और पैरा एक्टिव रखना है तो कूल रहना पड़ेगा, पर सीरियस रहना पड़ेगा। कूल का मतलब नहीं है कि सर ने कूल बोला है आज जाके घर, ठीक है, खटिया पर चादर तान के सोएंगे अभी, मैंने ये नहीं बोला है। सीरियस रहो, जिस पर्पस के लिए आए हो यहां पर, जन्म लिया है, उस पर्पस को पूरा करो। और तुम्हें लाइन बहुत अच्छी मिल गई है पर्पस पूरा करने के लिए, भगवान समतुल्य। नहीं आया कि ईश्वर के समान लाइन है भाई, मेडिकल डॉक्टर। समझ रहे हो ना? हाँ, तो दम लगा दो पूरी, 4.5 महीने एग्जैक्ट है। क्लियर है? हाँ, पूरा 4.5 महीने। और उसके लिए आपको पैरा एक्टिवेट रखना पड़ेगा, और पैरा के लिए आपको, समझ रहे हो, धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाहट नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब हम बात करते हैं पैरा और सिंपै। हमारी बॉडी में एक ही सिस्टम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो सबको कंट्रोल करता है, सबको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसकी बात चल रही है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा, आई, चलो। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री को करता है? आपकी इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री ब्रीदिंग को करता है? वॉलेंट्री ना। कौन आया दोनों वाला? दोनों कौन बोला? तू ही बोला था दोनों। दोनों को मेडुला नहीं करता, मेडुला और हाइपोथैलेमस ऑलवेज इनवॉलेंट्री, कभी भी मेडुला। हाँ बता, तू क्या कर रहा है? तो सेरिब्रम बेटा एमओ नहीं होता, एमओ अलग होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। दोनों एक चीज कैसे हो जाएंगी फिर? समझ में आया? हाँ, सीधी सी बात है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ओनली और ओनली इनवॉलेंट्री, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और आप मैक्सिमम लाइफ इनवॉलेंट्री ही जी रहे हो। सोच समझ के सांस नहीं लेते। हाँ, मैं कह रहा हूं कि तेरी गहरी सांस लो, तेजी से गहरी सांस लो, ले लो भाई, इस मौके का फायदा उठा लो, मौका मिला करे ले लिया करो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ। और डीप ब्रीथ तब होगी जब आपका पेट फूलेगा, मतलब डायफ्राम भी यूज कर रहे हो भाई, और आप हर ब्रीदिंग के अंदर इंटरकोस्टल के संग डायफ्राम यूज कर रहे हो, तो एक्चुअल में आप 1 मिनट में 16 की जगह मात्र 8 ब्रीदिंग से काम चला सकते हो। यानी नंबर ऑफ ब्रीदिंग आपको ज्यादा, यानी उम्र आपकी अगर 60 साल है तो वो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। अगर 100 साल है तो वो आगे जाकर के 125, समझ रहे हो ना, साल हो जाएगी। समझ में आया? पर आप भूल जाते हो, छोटी छोटी ब्रीदिंग से काम चला रहे, छोटी छोटी छोटी, तो नुकसान कर रहे हो ना अपना। वसूलो ना भाई इसको। कोचिंग में क्यों आए हैं? वसूलने के लिए। कैंटीन में खाना खाने क्यों जाते हैं? वसूलने के लिए। पेट भरा है फिर भी खाएंगे, वसूलना है भाई। तो हर जगह वसूलते क्यों नहीं हो? यहां भी तो वसूलो। समझ में आया? सांसों से भी वसूलो। आई या नहीं आई? हाँ। कल बर्थडे वाले दिन क्या किया तूने? और केक के अलावा क्या किया बाहर जाके? जितना तूने यहां खर्चा किया ना, उसका 10% खर्चा, ठीक है, किया करो कहीं और भी। समझ रहे हो ना? कहीं दाना नहीं करना, कहीं तुम्हें छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं कहीं ऐसे घूमते हुए सड़क पर, कुछ लेके खिला दो। तुम्हारा एनर्जी का लेवल देखना इतना बढ़िया बढ़ता है, तुम्हारा बर्थडे असली सेलिब्रेट होगा। नहीं आया क्या? अबे ज्यादा नहीं, पैसा नहीं है, एक समोसा एक बच्चे को खिला दो जो,
समझ गए ना मेरी बात? मजा आ जाएगा। किया अच्छी बात है, किया अच्छी बात है। आई क्या किया था? बहुत अच्छी बात है। कहीं भी तुम्हें ऐसा मिल जाए ना, मौका मिल रहा है तुम्हें कहीं बिस्किट भी देने का, 10 रुपए बचे हैं और कोई तुम्हें लग रहा है बिस्किट से काम चल जाएगा, तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे, गारंटी मेरी है। समझ रहे हो ना? हाँ, मौका मिल जाए यूज करो भाई। समझ में आया? क्या हो गया? क्या कह रहा? तुझे खिला दिया, तेरा नुकसान कर दिया, तेरे पुण्य ने ले लिए। मजाक नहीं है, तुम जितना खिलाओगे लोगों को तो तुम्हारा तो औरा बढ़ेगा और जो खाएगा उसका औरा घटेगा। पर उसको औरा से मतलब नहीं है, उसको पेट से मतलब है। तुम खिलाओगे तो तुम्हें फायदा होगा। आई या नहीं आई? चलो अब आगे चलते हैं। मस्ती की मूड में चलेंगे, एकदम परफेक्टली चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सिंपे और पैरा की बात चल रही है, टारगेट पूरा करेंगे। छोड़ूंगा तब जब फीमेल वाला पार्ट जितना स्लाइड लेके आए हूं कंप्लीट करा के जाऊंगा। और ये भी गारंटी है सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, समझ में भी आएगा। क्लियर? विश्वास होना चाहिए, ठीक है? मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, तो कुछ भी हो जाएगा। बस समय निकल रहा है, कुछ नहीं होगा, अन्य से निकल जाएगा, क्योंकि तेरा सिंपैथेटिक एक्टिवेट है। हमें क्या करना है? पैरा रिलैक्स। नहीं आया क्या? अब आ जाओ। नहीं, अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो रहा हूँ। टॉफी खत्म हो चुकी है, गला भी मेरा थोड़ी सा आ रहा है सही लय पर। अब अब चलते वक्त दियो यार, फिर गले में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, पहुंचते पहुंचते फिर एक काढ़ा पी लूंगा मैं। नहीं, एक दे दियो बस, ठीक है? पर तू मत दियो, मैं अपना पुण्य क्यों घटाऊं, मैं नीचे से खरीद लूंगा। अब आ जाओ। एक तो तूने खिलाई दी है, एक तो उसने खिला दी है अभी आते वक्त, अब नहीं। अब आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एएनएस से कनेक्ट होगा या एसएनएस से कनेक्ट होगा? क्यों होगा? क्योंकि टोटली इनवॉलेंट्री है। और एएनएस के कितने पार्ट होते हैं? 2। पैरा सिंपै, यानी हम यहां बात करने वाले हैं पैरा सिंपैथेटिक की। पैरा सिंपैथेटिक, जिसको आपको एक्टिवेट करना है मैक्सिमम टाइम, जिसको आपको डीएक्टिवेट रखना है मैक्सिमम टाइम। आई या नहीं आई? तुम मेरी बातों को मजाक में मत लिया करो, कभी कभी मजाक में भी बहुत सारी बातें ऐसी कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं। तुम नहीं समझोगे इसको, ठीक है? लोग समझते हैं, जो जानते हैं वो समझते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ, पर समझो और अप्लाई करो, रिजल्ट देखो उसके, तुरंत कैश करो, तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो पैरा की बात करते हैं, तो पैरा हमेशा रिलैक्स कंडीशन में काम करता है। इरेक्शन हमेशा रिलैक्स कंडीशन में हो सकता है, इमरजेंसी में इरेक्शन, सॉरी इजैक्यूलेशन नहीं हो सकता, इरेक्शन नॉर्मल कंडीशन में होगा। अच्छा, मैंने कल बताया भी था आपको, सिल्डेनाफिल सिट्रेट किसके लिए बनाई गई थी? कार्डियक ब्लॉक के लिए बनाई गई थी। किसके लिए? कार्डियक ब्लॉक के लिए। कार्डियक ब्लॉक समझ गए ना? जैसे कोई कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया, ठीक है? वैसे तो उसके केस में डॉक्टर क्लॉट बस्टर लगाते हैं, ठीक है? देखा होगा ना, कभी कोई केस पर देखा हो, एक इंजेक्शन लेके सीधे लगा दिया जाता है। समझ में आया? क्लॉट बस्टर, क्या कहते हैं उसको? क्लॉट बस्टर। पर कभी कभी क्लॉट बस्टर भी टाइम लगा लेते हैं, तीर में खेल हो जाता है, तो डॉक्टर साथ साथ में क्या यूज कर लेते हैं, या नॉर्मल केस के अंदर अगर सर्जरी डिले करनी है तो आपको सिल्डेनाफिल सिट्रेट दी जाती है माइल्ड डोज, जिससे कि थोड़ा सा वैसो डायलेशन रहे, जिससे कि ब्लड प्रॉपर मिलता रहे। बनाई इसीलिए गई है, यूज भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? पर उसके रिसेप्टर बॉडी में बहुत सारी जगह होते हैं, ऐसा नहीं है ड्रग ड्रग खाइए तो यही काम करेगी। बॉडी में जहां जहां उसके रिसेप्टर होंगे वहां वो बाइंड करेगा, अपना मैकेनिज्म दिखाएगा, ठीक है? अगर पेनिस के इरेक्शन के लिए सिल्डेनाफिल सिट्रेट खा रहे हो तो हार्ट पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए कई लोगों को पता नहीं होता, ठीक है? वो इरेक्शन के लिए यूज करते हैं रेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर, और यहां अटैक आके खेल खत्म। समझ में आया? समझ में आया? एक केस बता रहा हूं मैं, ठीक है? सिक्कर का केस था। कैफीन जानते हो? कैफीन मैंने बच्चों को नीचे बताया भी था अभी, ठीक है? कैफीन याद भी आ गई मुझे। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कैफीन आती है, क्लॉट बस्टर, वो फैट
बस्टर कह लो, फैट कटर की तरह यूज करते हैं, कैफीन कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कैफीन क्या करती है? नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करती है, बीपी क्या कर रही है? बीपी बढ़ा देती है। क्या कर देती है? बीपी बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। कई लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, फैट बर्न के चक्कर में वो हाई डोज ऑफ कैफीन के कैप्सूल ले लेते हैं और उनकी हार्ट की, नींद आ रही है? इतनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं। हाँ, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा डोज लेने से क्या होता है, उनका हार्ट की मसल्स पर इफेक्ट पड़ता है और कुछ भी हो सकता है उस समय। समझ में आई नहीं आई? तो कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करना, हाई डोज ऑफ कैफीन से बचो, ठीक है। नेचुरली फैट को कट करो, एक्सरसाइज करने से ज्यादा बेटर है, ठीक है। सेल्डेनाफिल सिट्रेट बेवजह नहीं लेनी चाहिए, या किसी डॉक्टर को बेवजह लिखनी भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड का सीक्रेशन धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है। उसका असर हार्ट पर भी पड़ सकता है, बॉडी के अदर पार्ट पर भी पड़ सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती ही होती है। क्लियर है? उसका एक ही काम है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को बढ़ा देना, जिसकी वजह से वैसो डायलेशन हो जाता है। आई या नहीं आई? चलो, तो सीधी सी बात है, पैरासिम्पैथेटिक का काम एक ही है। जहां जहां लोकल टिश्यू से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराया जा सकता है वो करा देगा। जब भी ऐसे केस के अंदर ये किसको स्टिमुलेट करेगा? सीक्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस। और भी जगह होगा, पर उससे मतलब नहीं है। अभी हम यहां जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं उससे मतलब रख रहे हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड किसको स्टिमुलेट करता है? किसको स्टिमुलेट करेगा? नंबर वन, भाई काम ही है वैसो डायलेशन। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स बोलो या ब्लड साइनस बोल दो, एक ही बात है। साइनस का मतलब है जहां थोड़ी बड़े कैविटीज टाइप के होते हैं, ब्लड साइनस, डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस, ठीक है। और नंबर टू क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस। इससे क्या होगा? इंक्रीज ब्लड फ्लो, जो किसको लीड करेगा? इरेक्शन। यहां तक कोई डाउट? ये यार इसको हटाओ, यहां से यहां पहुंचाओ। इंक्रीज ब्लड फ्लो किसको लीड करेगा? इरेक्शन। हाँ। हाँ बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ, शॉर्ट में लिख दिया नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है, पूरा लिख लेना नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड भाई, अगर सिंपैथेटिक की बात करूंगा, ये क्या काम करेगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडेमिस
वास डिफरेंस एंड ejaculatory डक्ट। ये आप जानते हो, ये टेस्टिस थी, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट से कहाँ खुल रही है, यूरेथ्रा। इन सबके अराउंड क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। अगर इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेव्स जनरेट होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, इसमें भरे हुए सीमेंट को सीधे बाहर। समझ रहे मेरी बात? तो ये इससे क्या होगा, ejaculation of semen। ejaculation of semen। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड तीन है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स। बस इनमें देखो एनसीईआरटी ने एक पैरा में 4-5 लाइनें लिखी हैं, मैं बता दूं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी ने अलग अलग बातें नहीं की हैं, कॉमन बातें की हैं। नाम उसने तीनों ग्लैंड का लिया है। उन्होंने कहा इन ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको सीवन बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम आयन होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट होता है, ठीक है, जिसमें सेमिनल प्लाज्मिन नाम की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करती हैं। जनरल बातें कर रही है वो, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग कर दिया है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप एकदम कंसेप्चुअल उसको कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इन तीनों ग्लैंड का फ्लूइड क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। और उसमें अगर स्पर्म को जोड़ दिया है तो क्या बोलते हैं इसको, सीमन, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं आगे। हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं। चलते वक्त ले लूंगा एक। क्या चीज था, मास सेल थोड़ी ना काम करेंगे यहाँ पर। वो मास सेल फटती हैं तो जब कोई एलर्जी कंडीशन आती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो फटेंगे ना। या इन्फ्लामेशन थोड़ी ना हो रहा है। नहीं समझ में आई? एक होती है सूजन, समझ में आया? जब डंडे पड़ते हैं तो सूजन आ जाती है। आई नहीं आई? अब आ गई। वो सूजन जब आती है तो इन्फ्लामेशन की वजह से आती है, और इन्फ्लामेशन के लिए मास्ट सेल रिक्वायर्ड होते हैं या बेसोफिल। ये कोई वैसा नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ एक मैकेनिज्म है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो वैसो डायलेशन कर रहा है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, वो एक अलग चीज है। पर यहां इरेक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड बेस्ड है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, टेस्टोस्टेरोन का, हाँ होगा, यस। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम था सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को बनाना, बना दिया, उसको मेंटेन करना, मेंटेन कर रहा है। पर इरेक्शन कराना होगा तो आपको पैरा चाहिए। पैरा एक ही काम करेगा, एनओ। चाहे बाहर से स्टिमुलेट करवा दो या खुद स्टिमुलेट कर लो, एनओ का काम एक ही है, डायलेशन, क्योंकि सर्कुलेशन तो चल रहा है ना। कोई चीज फैलेगी तो अपने आप क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। हाँ, कुछ नहीं, एक ही टाइम में एक ही चीज चलेगी। अगर पैरा एक्टिवेट है तो सिंपे काम नहीं करेगा, सिंपे एक्टिवेट है तो पैरा काम नहीं करेगा। अरे क्या अंतर क्या है, नहीं समझ में आया? इस समय उस समय अंतर से मतलब नहीं है। समय कौन सा तू बात कर रहा है, दो ही तो चीजें हैं, पैरा और सिंपे। इरेक्शन कौन करा रहा है, पैरा। तेरे सामने है, कौन सी, तू कौन सी मैकेनिज्म की बात कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे।
मिक्चुरेशन, और तू उसकी बात कर रहा है। अच्छा, पहले मैं दोनों कंबाइन करके लिखाता था, ठीक है। तू ये कहना चाह रहा है कि इरेक्शन के टाइम पे यूरिनेशन होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, ये कहना चाह रहा है ना। अरे तो दोनों, इरेक्शन कौन, अब यही बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, इरेक्शन कौन करा रहा है, सिंपे या पैरा, और मिक्चुरेशन कौन करा रहा है? तो एक बार में एक ही सिस्टम तो एक्टिवेट रहेगा, नहीं आई क्या? यानी इरेक्शन के संग मिक्चुरेशन हो सकता है, आई या नहीं आई? पर इरेक्शन के टाइम पर मिक्चुरेशन रोका नहीं जा सकता, बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, समझ रहे हो? उस समय क्या होगा, सिंपे एक्टिवेट होगा, तो सिंपे क्या करेगा, एजैकुलेशन करा देगा जिससे कि मिक्चुरेशन हो पाए, समझ में? पर मिक्चुरेशन पैरा कराएगा। एक बार में एक ही सिस्टम एक्टिवेट होगा, ये ध्यान रखो। अगर पैरा काम कर रहा है तो पैरा ही काम करेगा, सिंपे काम नहीं करेगा, समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सीमन भी निकले और यूरिन भी निकले, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक साथ निकलेंगे तो स्पर्म मारे जाएंगे। नेचर नहीं चाहती कि स्पर्म मरे, नेचर चाहती है कि हर बार स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करें, समझ रहे हो ना मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। कितनी होती है? कितनी होती है? इन तीनों का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। इसमें कोई डाउट? सीमन क्या होता है? स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन को क्लियरिटी देने के लिए बस तुम दो तीन बातें ध्यान रखना, जिसमें क्वेश्चन उन्हीं से मिलेगा कि अगर मैं बात करता हूं सेमिनल फ्लूइड, टोटल सीक्रेशन का कितना होता है, पीएच कितनी होती है, बस दो इन क्वेश्चन आएगा। प्रोस्टैटिक फ्लूइड, टोटल सीक्रेशन का पीएच कितनी होगी? यानी अगर मैं तुमसे अलग अलग ग्लैंड की पीएच की बात करूं तो एक ही ग्लैंड है जिसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, प्रोस्टेट, जबकि बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड की पीएच दोनों की एल्कलाइन होती है, और टोटल सीमन की पीएच भी एल्कलाइन होती है। समझ में आया? ये जनरल इंफॉर्मेशन है, पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे, अब लेटेस्ट नहीं आएंगे इनके ऊपर, ठीक है। ये येलो विस्कस होता है, ये मिल्की फ्लूइड है, अब नहीं आएंगे। एनसीईआरटी ने क्या क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है फ्रक्टोज की बात की है, एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने कैल्शियम फॉस्फेट की बात की है, एनसीईआरटी ने सेमिनल प्लाज्मा की बात की है। तीन बातें एनसीईआरटी ने की है, रिमेनिंग मैंने लिख दी है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी पूछती है कि फ्रक्टोज कहां पाया जाता है, फीमेल ट्रैक या मेल के सीक्रेशन में, ऑलवेज मेल के सीक्रेशन में, फीमेल ट्रैक में कभी भी कैल्शियम फ्रक्टोज नहीं होता, समझ में आया? ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है बस। पहला, किस फ्लूइड का पार्ट है? सेमिनल फ्लूइड का पार्ट है, सेमिनल फ्लूइड का पार्ट है। अब कंफ्यूजन कहां से होगा, एक प्रोटीन होती है सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन, नाम है सेमिनल प्लाज्मिन, तो ऐसा लगेगा सेमिनल फ्लूइड का पार्ट है, पर एक्चुअल में प्रोस्टेटिक फ्लूइड का पार्ट होता है, ठीक है। सीमन में ही होती है ये, एक तरीके से स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, वजानल ट्रैक में, किससे? इन्फेक्शन से, समझ रहे हो? बैक्टीरिया भी होते हैं ना वहां पर, इन्फेक्शन से, जिससे कि वो मर ना जाए, अगर मर गए तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे, प्रोटेक्शन पूरा दे रही है नेचर, ठीक है। पर फिर भी मर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जो पहुंचेगा वो बेस्ट है, समझ रहे हो? यानी हम सब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, जितनी दुनिया में दिख रहे हैं, वो बेस्ट, मिलियन में से एक बेस्ट का एग्जाम्पल है, तो हम बेकार कैसे हो सकते हैं? समझ रहे हो? डिमोटिवेट का ही मत होना, डॉक्टर नहीं बने तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करोगे भाई, नहीं आई क्या? हाँ, हो रहे हो डिमोटिवेट? क्या डिमोटिवेट हो रहे हो? कौन? ऐसा लगता है डिप्रेशन? भाई मिलियंस में से बेस्ट का एग्जांपल डिप्रेशन कैसे आ सकता है यार? ये तो गलत है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी हो तो समझ में भी आए, नहीं नहीं, अरे मैं तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बोल रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी कोई हो तो सोचे भी वो, ठीक है।
पर मिलियंस में से बेस्ट का एग्जांपल तो डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो समझ रहे हो फोड़ेगा वो, नीट नहीं तो साइंटिस्ट का एग्जाम फोड़ेगा, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो फोड़ेगा। चलो आ जाओ। फ्रक्टोज स्पर्म को नरिशमेंट देता है, याद रखना आपको, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा एंटीबायोटिक है एक तरीके से, और कैल्शियम और फॉस्फेट ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये याद रहेगी आपको। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बाद बाकी का प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल ट्रैक में हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं स्पर्म को मोटिलिटी देने के लिए। क्लॉटिंग प्रोटीन, क्योंकि सीमन क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है, क्योंकि नेचर चाहती है इनकी एनर्जी कंजर्व रहे। ये तभी एक्टिवेट हो जब इनको दौड़ लगानी हो, जब बंदूक की गोली चले बस तभी दौड़ लगाएं, उससे पहले एकदम शांत पड़ी रहे, ठीक है। एनर्जी को यूटिलाइज करना है। पर गोली कब चलती है, जब फीमेल के ट्रैक में एसिडिक मीडियम के अंदर ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम फिब्रिनोलिसिन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होंगी। और सीमन कैसा होता है एल्कलाइन, तो एल्कलाइन में कभी एक्टिवेट नहीं होंगी। एसिडिक मीडियम कहां मिलेगा, फीमेल ट्रैक के अंदर। तो वहां पर आकर के ये फायर करती हैं और स्पर्म में दौड़ स्टार्ट हो जाती है। मिलियंस स्पर्म भागते हैं, उनमें से कोई एक बैस्ट जो होता है वो ओवा को फर्टिलाइज करता है। आई या नहीं आई है, क्लियर है बिल्कुल। चलो यहां पर सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट है, एनर्जी का पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। ये क्लॉटिंग करेंगे तो इसको डीक्लॉट करेंगे, बस इनसे बस मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है। पॉइंट 3 ध्यान रखने हैं, फ्रक्टोज सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का पार्ट है। सेमिनल प्लाज्मिन प्रोटीन जो एंटीबायोटिक है वो भी प्रोस्टेटिक का पार्ट है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तीसरी ग्लैंड जो है उनका कोई काउंटेबल अमाउंट नहीं है, इतना रिलीज करती हैं। ये एक लुब्रिकेंट रिलीज करती हैं, क्योंकि यूरिन एसिडिक होती है, समझ रहे हो। यूरिन जब ट्रैक से पास करती है तो पूरा ट्रैक एसिडिक हो जाता है, उस एसिडिक मीडियम में स्पर्म की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेचर नहीं चाहती भाई स्पर्म एक भी मरे, नेचर चाहती है कि सारे स्पर्म जिंदा रहे और सब दौड़ में पार्टिसिपेट करें। तो नेचर पूरा प्रोटेक्ट करती है उनको फायर होने से पहले तक, तो तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम्हें सब कुछ करेंगे, तुम बस ट्रैक पर आओ, ठीक है, हम फायर करेंगे, तुम दौड़ लगाओ, ठीक है, तभी तो सही कंपटीशन होगा। समझ रहे हो, 3 सीटें और 3 ही बच्चे हैं तो काहेगा कंपटीशन, 1 सीट है और लाखों बच्चे हैं, अब है ना कंपटीशन, तभी तो बेस्ट निकल के आएगा। समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल यार, सारे एग्जांपल मेडिकल के ही हैं, समझ रहे हो, हाँ सब एग्जांपल मेडिकल के ही हैं। अपने को रखो वहां पर, समझ जाओगे, ठीक है। फोड़ना इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, समझ रहे हो, हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है। तैयारी अगर स्ट्रेटेजी के साथ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना है कि यूरेथ्रा को क्या करना है, एल्कलाइन करना है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यूरेथ्रा को एल्कलाइन करना है, स्पर्म रिलीज होने से पहले तो सेमिनल फ्लूइड धीरे धीरे निकलता रहता है, यूरेथ्रा को एल्कलाइन करता है, साथ में ग्लैंड स्पैनिक को लुब्रिकेट करता है। कोई काउंटेबल अमाउंट नहीं है, 2 लाइनें हैं बस, एनसीईआरटी की याद रखनी है आपको। न्यूट्रलाइज द एसिड एंड लुब्रिकेट द एंड ऑफ पेनिस, ग्लैंड पेनिस, बस ये बता चुका हूं मैं। टोटल एल्कलाइन होती है सीमन की पीएच, कितना सीक्रेशन एक बार में होता है, लगभग 2.5 से 5 ml, पर शर्त है ml 10 है पर स्पर्म उसके अंदर 1 मिलियन है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। समझ में आया नहीं आया, कम है सीमन पर स्पर्म काउंट परफेक्ट है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इनफर्टिलिटी में पढ़ाऊंगा ये वाली बात में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कहां तक बात हो गई, काउपर्स ग्लैंड, ये मेल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस मैं पहले स्पर्म में कराऊंगा, फिर फीमेल कराऊंगा, फिर ऊ कराऊंगा, क्योंकि ऊ और मैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्लब करूंगा साथ में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एक स्पर्म को कंप्लीट मैच्योर होने में कितना टाइम लग रहा है देख लो भाई, ज्ञान का अभाव है तो, हाँ 65 से 75 दिन बहुत होते हैं। इतने में एक स्पर्म क्या होता है, मैच्योर होता है बनने के बाद, समझ रहे हो ना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, मैच्योरेशन उसका टाइम कंज्यूमिंग है। पर हाँ एक दिन में मिलियन स्पर्म बनते भी हैं, समझ में आया, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है। अब डिफरेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, स्पर्म जल्दी नहीं बनते, प्यूबर्टी से बनना स्टार्ट होते हैं, पर ओवा प्यूबर्टी से बहुत पहले, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, इसीलिए स्पर्म आगे तक चलते हैं, ओवा पहले ही खत्म हो जाते हैं। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, ओल्ड एज तक चलती है, समझ में आया। जबकि oogenesis जन्म लेने से पहले स्टार्ट हो जाती है और 50 साल तक चलती है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, क्योंकि वहां पर ओवा सारे के सारे डीजनरेट कर जाते हैं। समझ, कोई दिक्कत नहीं, उसे ओवा डीजनरेट करते हैं।
समझ में आया नहीं आया? दूसरा, अब इस पूरी प्रक्रिया को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का कंटिन्यू बनना, डिवाइड कर करके बनना। नहीं आई क्या? यानी माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर आ गई, मियोटिक डिवीजन इसके अंदर आ गई, मियोसिस फर्स्ट इसमें आ गई, मियोसिस सेकंड इसमें आ गई। हर बार डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म बन रहा है, साइटोजेनेसिस हो रही है। नहीं आया क्या? तो जब तक साइटोजेनेसिस होती है तब तक हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है, यानी मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, या कायांतरण, काया का अंतरण, यानी स्पर्म का स्पर्मेटिड गोल गोल होता है, उससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन, समझ रहे हो, मेटामॉर्फोसिस, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये सबसे बड़ी फेज होती है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, आई या नहीं आई? तो पहले मैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बताऊंगा, फिर स्पर्मियोजेनेसिस बताऊंगा, दो पार्ट में तोड़ूंगा उसको। तोड़ दूं? ठीक है, इसको लिख लेना घर पे आराम से, कोई वो नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं छोड़ दिया करो, ये घर पे लिखेंगे। हाँ, जितना मैं लिखा रहा हूँ वो सब चीजें उसके बाद लिखना चालू कर दिया करो, तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। तो अब बात करेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये जानते हो कि कहां पर होती है ये प्रक्रिया, ये मैकेनिज्म जरा बताओ। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बेस पर किस टाइप के सेल देखने को मिल रहे हैं आपको? स्पर्मेटो गोनिया, स्पर्मेटो, ये स्पर्मेटोगोनिया अपने को मेंटेन करते हैं, क्या करके? मेंटेन बाय माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन करके। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? डिप्लॉइड बेटा, माइटोसिस डिप्लॉइड होती है। क्रोमोसोम कितने होंगे? 2n, 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 2n। हो क्या रहा है? एक से दो, फिर एक से दो, ऐसे कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होती रहेगी। ये क्या बन रहे हैं? ये क्या बन रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं? बाय माइटोटिक डिवीजन, बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन कर लो। मेंटेन बाय माइटोटिक, स्पर्मेटोगोनिया मेंटेन बाय माइटोटिक डिवीजन। समझ रहे हो? यानी माइटोसिस चल रही है, मिलियंस बनते रहते हैं। समझ में आया? पर जन्म लेने से पहले ये योग सैक में थे स्टेम सेल, इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब ये गोनेट्स बन जाते हैं तो योग सैक से निकल के कहां पहुंच जाते हैं? गोनेट्स के अंदर, और वहां फिर मेंटेन रहते हैं लाइफ टाइम। क्लियर है? अब जब प्यूबर्टी आती है, कौन आती है? प्यूबर्टी आती है, तब आप जानते हो पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? LH एंड FSH। पहले मैं LH का रूल बताऊंगा, फिर FSH का आगे बताऊंगा। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये भाई क्या रिलीज करेंगे? कौन सा एंड्रोजन?
बारी आती है समय की, प्यूबर्टी आई, इस एंड्रोजन ने, टेस्टोस्टेरोन ने इन सेल को स्टिमुलेट किया कि भाई आगे बढ़ो, तुम्हारा समय आ गया। तो मैं क्या करना है, मियोसिस करनी है। सबसे पहले वो इनके साइज को बढ़ाती है, इंक्रीज साइज। जब इनका साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होगा, ये तो आप जानते ही हो। सेल अपने आप डिवाइड थोड़ी ना करती है, सेल डिवीजन कब करती है, मियोटिक डिवीजन। मियोसिस जब भी होगी तो सेल पहले अपने साइज को बढ़ाएगी, या माइटोसिस होगी तब भी पहले अपने साइज को बढ़ाएगी, क्योंकि पेरेंटल सेल के साइज को मेंटेन रखना है ना, समझ रहे हो। बस क्लीवेज के अंदर साइज नहीं बढ़ता, बाद बाकी सब एक साइज बढ़ता है, जानते ही वाली बात है नहीं। सेल डिवाइड कब करती है, आखिर क्या चीज है सेल को मजबूर करती है डिवीजन के लिए। साइटोप्लाज्म रेशियो कैसे जरूर मतलब करेगा, कि रेशियो से क्या मतलब है सेल डिवीजन का। सेल साइकिल कब चलती है ऐसे बताओ, कौन है सेल साइकिल चलने को मजबूर करता है, भाई अब चालू हो जा। यस, एक ही बच्चा मिला, नीचे वाले बच्चे ने तो कोई बताया ही नहीं किसी ने, बुत्त से बैठे रहे। रेशियो रेशियो, अब रेशियो थोड़ी ना होता है। रेशियो जैसे मानो ये पटना था, ठीक है, मैं इसका राजा हूं, मान लो, ठीक है, पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पटना का इलाका बढ़ता जा रहा है, बहुत दूर तक तो हो गया, अब यार मुझसे अब संभल नहीं रहा पटना। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्टों में डिवाइड करूंगा, भाई आधा राज तू संभाल, आधा मैं संभालूंगा। समझ में आया। अरे यार तुम कैमरा चाहिए तुम्हें, लो कैमरा, कहाँ हो, या खाली पड़ी है, बैठो ना आंखों के सामने एकदम। तुम्हें आदत पड़ गई आर्टिफिशियल की, वही वास्तविक जी दुनिया में जियो ना। क्या, अरे बिग फैन कैमरे में थोड़ी ना होते हैं, बिग फैन सामने होते हैं एकदम, समझ रहे हो, वो आर्टिफिशियल फैन है, कैमरे में बस देख करके चलाते हैं, वो पीछे बैठे हैं एकदम, वही मस्ती ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं एकदम। चलो कोई नहीं, देखो रिलैक्स मोड में इसलिए पढ़ा रहा हूं, तुम भी टेंशन मत लो, मैं टारगेट पूरा करा दूंगा, पर रिलैक्स में पढ़ लो, ठीक है। एंजाइटी के शिकार होकर के चीजें होंगी नहीं, ठीक है, घर बड़बड़ाहट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लिख लो, फरवरी में मैं तुम्हें अलविदा कर दूंगा, बस और क्या चाहिए तुम्हें। और दूसरी बात मेरी लिख लो, तुम्हें करनी पड़ेगी, सिलेक्शन इस साल लेना है तो मिनिमम 35 मैक्सिमम 55 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अगर इस साल निकलना है तो। मॉक टेस्ट का मतलब था फुल लेंथ पेपर, ठीक है, सेल्फ अपनी यहां के अलावा, समझ में आया। पर डे एक मॉक टेस्ट देना है, जब कोर्स खत्म हो जाएगा कमरे के अंदर बंद करोगे, खाना छोटा छोटा तुम्हें मिलता रहे, 3-4 घंटे के बाद छोटा छोटा, वसूल वसूल नहीं करना है, समझ में आया? एक रोटी, एक फल, एक ये चेंज कर करके मिलता रहे कैदियों की तरह, और सुबह से उठ करके दोपहर 12 बजे तक लगातार रिवीजन करोगे, एक या दो सब्जेक्ट निकाल के कोई भी, ठीक है, बस रिवीजन करना है। और फिर जब 12 बज जाएंगे, नहाना है, धोना है, खाना खाना, 1 बजे का इंतजार करना है। एक किसका इंतजार करना है, 1 बजे का। 1 बजे, क्योंकि अब आदत डालनी है 1 बजे, क्योंकि पहले वैसे मैं 1 बजे क्लास नहीं लेता था, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूं, और मुझे एक जगह 1 बजे क्लास लेनी पड़ी। पहले मैं दो सुबह की लेता था, 2 उधर की लेता था, बीच में सोता था मैं, आदत थी ऑफलाइन के अंदर। कहीं भी ऐसा नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, यही करना पड़ेगा, और वो लोग मानते थे, ठीक है, था इतना, समझ रहे हो ना, और ठीक है, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा था मेरा, ठीक है, ऑफलाइन में राजाओं की तरह जिंदगी जी है मैंने। कोटा का कोई हो, बहुत सारे टीचर्स कोटा के हैं, ठीक है, बता देंगे तुम्हें, ठीक है, मतलब पूरा एकदम सिक्कर में तो पूछो ही मत, एक अलग ही जिंदगी थी। पर वो मुझे रियलाइज तब हुआ जब मेरी क्लास अचानक से दोपहर में लगी। अब मैं क्या था मेरी यार, तो मैं पढ़ा रहा था, सो रहा हूँ बुरी तरह से, सो रहा हूँ, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि मेरे संग ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे संग क्या होगा, होगा ना। जिस दिन एग्जाम दोगे खूब तैयारी है आपकी, टेस्ट में फोड़ने वाले मार्क्स आ रहे हैं कि भैया इस बार तो बच्चा टॉप करेगा, फर्स्ट रैंक देगा, और वहां क्या हो गया, 1 बजे पेपर वाले दिन क्या हो गया, कचरा, नींद आ रही है भयंकर, दिमाग ही काम नहीं करता, तुम लड़ते हो खुद से आंखें फाड़ फाड़ करके। अरे आ जाती है, एक्चुअल में वो हैबिट होती है, नींद चली जाएगी पर कहीं ना कहीं गाबा अपना, सेरोटोनिन अपना असर दिखाएगा, दिमाग की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो 1 बजे से लेके 5 बजे तक पर डे टेस्ट दोगे,
और टेस्ट देने के बाद एग्जैक्ट 1 से 1.5 घंटे हर टेस्ट की एनालिसिस करोगे, उसमें जो कमियां निकल के आएंगी अपनी नोटबुक बनाओगे, उस पर लिखोगे। लिखने के बाद फिर अब कल का टारगेट डिसाइड करोगे और रात तक उस बचे हुए पार्ट को रिवाइज करोगे। फिर सेम अगले दिन सुबह रिवीजन, टेस्ट के बाद रिवीजन, बीच में टेस्ट और एनालिसिस। ये शेड्यूल आपको 30 दिन मेंटेन करना है। मैं सच कह रहा हूं, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है अभी तक। अगर फॉलो कर लिया ईमानदारी से तो ठीक है। आई या नहीं आई? नहीं तो मैं कई स्टूडेंट से तुम्हें बात भी करा दूंगा, कहोगे तो जिस समय पहुंचे हैं उन्होंने ये फॉलो किया था और वो रिजल्ट लेकर के आए हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे लास्ट टाइम पर, रिवीजन सेल्फ नहीं लगाओगे तो कुछ ना होना। ठीक है? हाँ। जैसे अब जब पटना का इलाका बढ़ गया, अब छोड़, अब पटना का इलाका बढ़ गया, अब मुझे पटना को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो मुझे अपने जैसा एक और बनाना पड़ेगा जो उसको संभाले। आई या नहीं आई? तो ऐसा वो दूसरा पार्ट में कब बनाऊंगा? कौन है जो मुझे मजबूर करेगा उस दूसरे पार्ट को बनाने के लिए? रेशियो नहीं, मेरे अंदर एक एंजाइम है काइनेज, हर समय रहता है, कहीं नहीं आता। पर जब मजबूरी होगी तो मुझे उस काइनेज को साइक्लिन देने पड़ेंगे। समझ में आया? हाँ। तो साइक्लिन हर फेज के अलग होते हैं। G1 साइक्लिन अलग होते हैं, S साइक्लिन अलग होते हैं, G2 साइक्लिन अलग होते हैं। ठीक है? इनहिबिटर तो पढ़े होंगे ना, चेक पॉइंट। हाँ। तब जाकर के G1 साइक्लिन डीएनए बनाता है, वो काइनेज से बाइंड करते हैं और मिलकर के डीएनए के उन पॉइंट को एक्टिवेट कर देते हैं जो उन प्रोटीन को बनाते हैं जो जीवन साइकिल को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई या नहीं आई? यानी सिंपल सी बात है, अब सबसे पहले तो इलाका बढ़ेगा, इलाका बढ़ने के बाद जीवन साइक्लिन बनेंगे और तब सीडीके से बाइंड करके सेल मियोटिक डिवीजन में एंटर करेगी और एक से कितनी सेल बनेंगी? 2। डिवीजन कैसी होगी? रिडक्शनल या इक्वेशनल? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। साइज पेरेंटल सेल के साइज बराबर ही होगा। आई या नहीं आई? हाँ या ना? कोई डाउट? फिर जीवन साइक्लिन का डीजनरेशन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन। अगर किसी भी कारण से जीवन साइक्लिन डीजनरेट नहीं हो रहे तो क्या सेल अगली स्टेज में एंटर करेगी? नो, नेवर। ठीक है? जब जीवन साइक्लिन का, क्योंकि ये चेक पॉइंट होते हैं, जीवन चेक पॉइंट। जब जीवन कंप्लीट हो जाएगा, जीवन चेक पॉइंट देखेगा जाकर के, सब कुछ सही है, ओ तेरी ये काम छोड़ दिया इसने, किया ही नहीं इसने यहां पर, तो तुरंत जाएगा और साइक्लिन और सीडी के मॉलिक्यूल को अलग नहीं होने देगा, क्योंकि अलग होते ही डिजनरेशन हो जाएगा साइक्लिन का, और एक प्रोटीन से जाके उनको हथकड़ियों से बांध के ताला लगा देगा, लो अब तुम अलग नहीं हो सकते। नहीं आया क्या? तो अलग नहीं हो सकते जिससे कि अगली साइकिल ना चल जाए, क्योंकि इसके अलग होते ही अगली साइकिल में एंटर कर जाएगा, क्योंकि वो गड़बड़ कर दी है इन्होंने, और वो गड़बड़ म्यूटेशन क्रिएट करेगी और म्यूटेशन कैंसर क्रिएट करेगा। समझ रहे हो? तो चेक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई। समझ रहे हो? सेल डिवीजन तभी होगी जब हर फेज की साइकिलिन बनेगी, फेज के एंड में डीजनरेशन होगा, फिर एस फेज की साइकिलिन बनेगी, उसमें डीजनरेशन होगा, फिर एम फेज की साइकिलिन बनेगी, G2 की बनेगी, फिर डीजनरेशन होगा, फिर एम फेज की साइकिलिन बनेगी, फिर उनका डीजनरेशन होगा, तब सेल साइकिल कंप्लीट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है, चेक पॉइंट इन्हीं का रोल प्ले करता है। ठीक है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, P53 प्रोटीन चेक पॉइंट होते हैं, और इन चेक पॉइंट में गड़बड़ होने से ही अनकंट्रोल ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है? यहां तक कोई डाउट? हाँ या ना? तो साइज बढ़ जाता है तो क्या कहना चाहोगे? अच्छा, यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 46 ही तो होंगे, तो इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 44 प्लस XY। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अरे एक ही तो बात है ना। इनको क्या बोलना चाहोगे जरा तुम बताओ, क्या पुकारोगे इनको? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड का मतलब तो ये हो गया ना, 44 प्लस XY। हाँ या ना? कोई डाउट? अब ये क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट, इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 22, या तो X होगा
22 या वाई होगा, यानी लड़का होगा या लड़की, कौन डिसाइड करेगा? मेल। फीमेल डिसाइड नहीं करती। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हाँ ना तो बोल दो मेरे भाई। रिडक्शन का मतलब हो गया क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया। अब ये भी तो मियोसिस सेकंड करेंगे। अरे हाँ या ना? तो मियोसिस सेकंड इक्वेशनल होगी या रिडक्शनल होगी? भाई अब क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा जितना था। अगेन ये भी क्या कर गए? डिवाइड। अब क्या बनेंगे? सेकेंडरी के बाद क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? आधा, सॉरी सेम, क्योंकि ये कैसी होगी? इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज मियोसिस सेकंड इक्वल टू माइटोसिस। अब क्या बनेंगे? इस पर मैं टिट्स, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ऐसे लिख सकते हो ना, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। किसी को कोई डाउट है? अब बताओ मुझे। हर स्टेप पर क्या हो रहा है? नया नया साइटोप्लाज्म बन रहा है, साइटोजिनेसिस हो रही है। क्या हो रही है? साइटोजिनेसिस। तो यहां तक जो चल रहा है उसको क्या बोलोगे? साइटोजेनेसिस। कोई डाउट? अब नहीं होगी साइटोजेनेसिस, अब स्पर्मेटिड का कायांतरण होगा, काया का अंतरण होगा, काया का चेंज होगा, काया परिवर्तित होगी। नहीं आया क्या? यानी मेटामॉर्फोसिस होगी। गोल गोल सेल एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे, जिसमें एक्रोसोम होगा, जिसमें न्यूक्लियस होगा, हेड, जिसमें मिडल पीस होगा, ठीक है, नेक होगी, टेल होगी, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। यहां तक लिख लिया होगा? कोई डाउट किसी को? आ जाओ। सीधी सी बात है। यहां अब ये क्या बन चुके थे? बोलते दो भाई। इस पर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस कैसा था? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? न्यूक्लियस में कौन मिलते हैं? क्रोमै। साइटोप्लाज्म में कौन दिख रहे हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बनाते हैं गोल्जी? वेसाइकल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में क्या अंतर होता है? अगर दो सेंट्रियोल मिलके साथ साथ रहना चालू कर दें, सेंट्रोसोम बोलेंगे। इसमें क्या मेम्ब्रेन होती है? यस। जब चाहें ये अलग हो सकते हैं, जब चाहें ये मिलके साथ रह सकते हैं। कोई डाउट? सेंट्रियोल का काम क्या होता है? मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते क्या? क्या करते हैं? अब अगर नहीं बता पाए ना, गलत बताया तो चांटे भी पड़ सकते हैं। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या करते हैं? कौन बताएगा? पहले हाथ उठाओ से, गीतों की तरह नहीं बताएगा कोई। साइटोलॉजी का बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कहीं आवाज आई? कौन बताएगा ढंग से? तू क्या बता रहा है बेटा? हाँ, बस स्पेंडर है बनाएंगे ना, तो आगे क्यों बोल रहे हो फिर? तू बता। स्पेंडर apparatus बनाते हैं या फाइबर बनाते हैं? ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो भाई? फाइबर बनाएंगे। कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट क्या करता है फिर? सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। हम्म अटैच होता है। कैसे अटैच होता है? हुक लगा होता है? क्या है इस पे? जिन सेल्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते,
उनके अंदर फिर प्रोसेस कैसे होती है? उनमें तो मियोसिस माइटोसिस होती है भाई। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहां से कहां से आ गया? वो तो तोड़ने के लिए होता है। भाई जिन सेल में सेंट्रियोल नहीं होते उनमें फिर अब आगे का काम कौन करेगा? डिवीजन तो करते हैं ना भाई। फिर चलो जरा आओ, देख अपना दिमाग भी तो लगाया करो भाई। इतने पैरालिसिस थोड़ी है दिमाग के अंदर। पावरफुल दिमाग है, मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल दिमाग है। तुम लोगों को तो पता नहीं है, एज कम दिमाग ज्यादा। एज बढ़ गई दिमाग कम, एक्सपीरियंस बढ़ गया पर दिमाग तुम लोगों के पास ज्यादा है भाई। अब यहां आओ। तीसरा आपको नन्हे मुन्ने कौन दिख रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आई, ये क्या कहलाएगा? नन्ना मुन्ना फ्लैजलम है। इस पर मैटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बन रहा है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म बनना है। स्पर्मेटोजुआ स्पर्म एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होते। यानी अब बारी आई एक और पिट्यूटरी के हार्मोन की। कौन सा हार्मोन? FSH। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। सर्टोली सेल इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। कोई डाउट? ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, जानते हो आप, क्योंकि इसमें कायांतरण हो रहा है। काया का अंतरण हो रहा है। सेल के अंदर ध्यान से देखोगे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी गोल्जी बॉडी। ध्यान से देखोगे न्यूक्लियस, ध्यान से देखोगे सेंट्रो, ध्यान से देखोगे माइटो। इसमें कोई डाउट है? अब अगर मैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, क्या है? हेड, क्या है? एक्रोजोम, क्या है? नेक, क्या है? न्यूक्लियस, क्या है? मिडिल पीस, क्या है? टेल। तो भाई एक्रोजोम के अंदर क्या होता है? क्या खास बात है? इसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम? जो पानी पिला पिला के तोड़ते हैं। जो पानी पिला पिला के तोड़ते हैं वो कौन होते हैं? हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलेज कहां पर होंगे? एक्रोसोम के अंदर। इन हाइड्रोलेज को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। आई, अब कौन से होते हैं ये मैं एग्लूटिनेशन कराऊंगा फर्टिलाइजेशन के अंदर, वहां बताऊंगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और हेड के अंदर दोनों चीजों के मिलने से हेड बनता है। नेक के अंदर दो सेंट्रियोल हैं, एक प्रॉक्सिमल तो एक डिस्टिल। कितने सेंट्रियोल हैं? दो। क्लीवेज में क्या सेंट्रियोल का कोई रोल होता है? यस या नो? यस। स्पर्म जब एंटर करता है ओवा के अंदर तो ओवा का अपना सेंट्रियोल डीजेनरेट कर जाता है। तब यही प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आगे जाके डिवाइड करता है और क्लीवेज में या सारी डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। आपके अंदर पप्पा का भी कुछ है, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, पर पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मम्मा का है। समझ में आया? अगर आपकी लाइनेज को पता करना है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखोगे जो 100% मम्मा का होगा। समझ रहे हो ना?
क्योंकि सर्कुलर डीएनए होता है, उससे आप अपनी पूर्वजों की पूरी लाइनेज का पता लगा सकते हो कि तुम कहां से ओरिजिनेट हुए हो। यहां तक कि ह्यूमन रेस का भी पता है, उसी से लगाया कि कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे चले हैं, कहां गए, कहां क्या, पूरा कहां पर फ्लक्चुएशन हुआ, कहां चेंज आए, कहां म्यूटेशन देखने को मिली। ठीक है, ये सारी स्टडी आप इससे कर सकते हो। कोई डाउट? सेंट्रियोल का काम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या काम करते हैं? पॉलीमराइजेशन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? लाइक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, पर्ल लाइक स्ट्रक्चर, मोती लाइक स्ट्रक्चर। सारे मोतियों को एक धागे में पुरोना चालू कर दो तो एक थ्रेड बन जाएगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से एक फिलामेंट बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? और ऐसे कई फिलामेंट अरेंज होकर के एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं, जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। आई तो टेल के अंदर एक फिलामेंट दिख रहा है, एक्सियल फिलामेंट। फिलामेंट क्या है इसमें अरेंजमेंट? 9+2। कौन बना रहा है एक्सियल फिलामेंट को? फॉर्म बाय डिस्टल सेंट्रियोल। ये भाई इसको बनाने का काम करता है, पर ऊपर वाला भाई बिंदास रहता है, इंतजार करता है फर्टिलाइजेशन का। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब फीमेल में एंटर करके वो सारे काम करेगा। आई या नहीं आई? मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे हैं? स्पाइरली अरेंज हैं। यानी एक तरीके से यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है टेल के मूवमेंट के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म। पावर हाउस ऑफ स्पर्म, स्पाइरली अरेंज है जो स्पर्म का पावर हाउस है, एनर्जी सोर्स या पावर हाउस ऑफ स्पर्म। आई ठीक है, नेक हो गई, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गई, टेल में एक्सेल फिलामेंट 9+2 का अरेंजमेंट, डिस्टल सेंटर उसको बनाने का काम करता है। कैसे बना ये प्रोसेस, हुई कैसे? इसके लिए पूरी मेटामॉर्फोसिस होती है। गोल्जी बॉडी से एक्रोजोम का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस अपनी जगह चला जाएगा हेड के अंदर, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएंगे नेक वाले रीजन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में आके अरेंज हो जाएंगे, उसका पावर हाउस बनाएंगे, और डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बन जाएगा। ये हो गई कंप्लीट स्पर्मियोजेनेसिस। टाइम लगता है इसके अंदर, लॉन्गेस्ट फेज है। अब पूछो मुझसे क्या पूछना है। हाँ बेटा, पीछे वाला कहाँ गया? थोड़ा जोर से बोल, नहीं सुनाई दिया मुझे क्या बोल रहा है। टाइमिंग सेम करवा दें? अभी कितने बजे है? अच्छा, अभी तो तुम देने दो, जो मॉक टेस्ट चालू होंगे उनका टाइम वो अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो हैबिट के लिए डाले जाते हैं, वो 1 बजे होंगे। ठीक है, अभी तो चलने दो, अभी तो बजे है कि कोर्स खत्म हो जाए ना, फिर टीचर फ्री हो जाएंगे, पूरा टाइम फ्री होगा, फिर मॉक टेस्ट। क्या? हाँ, तो आगे टाइम के एडजस्टमेंट के हिसाब से कमरे तो चाहिए ना, तो क्लास लास्ट निपटती जाएंगी, आपके टाइम एडजस्ट होते जाएंगे, फिर वही टाइम चलेगा आपका। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़ जाएं। हाँ, क्या बेटा? कुछ नहीं, सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, 2 अलग अलग बॉल हैं, कुछ नहीं कर रहा है। ये दोनों सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल, नेक में जाके एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, खत्म। ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला फ्लैगमेंट बना देगा। ऊपर वाला इंतजार करेगा फर्टिलाइजेशन का। कौन था? हाँ, अब बताता हूं। फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा, जब ये फीमेल में एंटर करेगा तब न्यूक्लियस के साथ हाथ पकड़ के ये जाएगा, न्यूक्लियस लेके जाएगा कि भाई एक समय तेरी भी जरूरत पड़ेगी, तभी मैं डिवाइड कर सकता हूं। फिर ये अंदर जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि फीमेल का अपना सेंट्रोल डिजेनरेट कर जाएगा उस समय, और तब जब स्पिंडल फाइबर क्लीवेज होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। कोई डाउट? तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, आगे बढ़े, बढ़ जाए, बढ़े आगे। कोई बचा क्या? ये तो घर पे बना ना भाई, ये कहाँ बना पाओगे तुम इतना बड़ा, है ना? अब ये डायग्राम समझना जरूरी है, नीट में इस डायग्राम से क्वेश्चन आता है। ये तुम्हें दिख रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बेस पर क्या लगे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटो कहां लगे हैं? बेस ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, स्पर्मेटोगोनियम। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड?
अब माइटोटिक डिवीजन होगी, इससे क्या बनेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनेंगे? हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड? इतना सा टाइम लगा रहे हो। इससे क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड? इससे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। कैसे होंगे? अब तुम ध्यान से देखो, स्पर्म और स्पर्मेटिड में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? बताओ। देखने में तो एक जैसे हैं भाई। यस, आज तुम अपने मम्मा पापा के पैसों पर जी रहे हो तो डिपेंडेंट नहीं कहलाओगे। कल ही अचानक नौकरी मिल जाती है आपको, बढ़िया, कल ही एक दिन में आप क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। एक दिन में ही चेंज हो गया ना। तो जब तक आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रिशन ले रहे हो तो स्पर्मेटिड हो। हाँ, जब न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना काम कर रहे हो, अब आप कहलाओगे स्पर्मेटोचुआ। तो जब तक ध्यान रखना ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तब तक स्पर्मेटिड। अलग हो गए स्पर्मेटो क्योंकि स्पर्मेटिड की मैच्योरेशन के टाइम पर कई स्टेज होती हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है। जब तक साइटोप्लाज्म इनके साथ है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, तब तक एक्चुअल में आप इसको स्पर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, न के बराबर। मैनशीट, एक पतली लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ओवा के पास साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जब तक इसके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, एक्चुअल में ये स्पर्मेटिड है। पर जैसे ही स्पर्म मैच्योर होता है तो साइटोप्लाज्म को छोड़ देता है, यहां से अलग कर देता है और तेजी से बाहर निकलता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है। समझना, कहां पर जाएगा निकल के बाहर? आप बोलोगे एपिडायमिस। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्पर्मिएशन। बाहर निकलने की प्रक्रिया, निकल के एपिडायमिस में जाने की प्रक्रिया, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, एजैकुलेशन, इनमें कोई डाउट तो है नहीं? अब मुझे बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं है ना? बढ़ जाए आगे। घर पे लिखना आराम से, डायग्राम बना के, हाथ से बनाना डायग्राम ये वाला। जरा बताओ, अगर मुझे 100 स्पर्म बनाने हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म्स, फॉर, देखो आज मैं कुछ बच्चों को पकड़ूंगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म। भाई 100 स्पर्म बनाने हैं मुझे, बताओ कितने मुझे स्पर्मेटोगोनिया चाहिए? बताओ कितने मुझे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए? ठीक है, 25-25 या 25-50? 25-25, समझ गया ना मेरी बात? 25-25, कोई डाउट? चलो, 25-25। अच्छा बताओ कितने मुझे सेकेंडरी, कितने मुझे, बहुत बढ़िया, नकल नहीं की इसका मतलब। कोई डाउट किसी को? बढ़ जाए आगे। एक स्लाइड मेरी रह गई, कल डाल दूंगा मैं, ठीक है, कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं? 200 से 300 मिलियन। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है, उस स्लाइड मिस हो गई है इसके अंदर, यहां मिस हो गई है इस पीपीटी में। अरे लिखा था इसमें, कहाँ? अच्छा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे को आगे पीछे कोई स्लाइड क्या? अरे कहाँ लिखा है यार?
नहीं लिखा, नहीं लिखा। ये तो नहीं, नहीं इसमें नहीं लिखा। नहीं नहीं, ये नहीं है। ये स्लाइड यहाँ लगाता हूं मैं, रह गई है। मतलब क्वेश्चन आता है, इनमें से कितने परसेंट स्पर्म की नॉर्मल सेपियन साइज होनी चाहिए? 60%। और 60 में से कितने परसेंट कम से कम ऐसे हो खतरनाक विग्रस मोटिलिटी वाले? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? किसका? अब कैसे पूछेगा? आफ्टर, अब इजेकुलेशन नाली में कर रहा है तो मर जाएगा तुरंत। नहीं, अरे सिंपल चीज, इजेकुलेशन फीमेल ट्रैक में कर रहा है तो सीधी सी बात है 3 दिन जिंदा रहेगा। इजेकुलेशन आग पे कर रहा है, मार जाएगा सीधे सीधे। समझ गया ना? मतलब हंसने की बात नहीं है, कॉमन सी बात है। ठीक है, एक सोल्जर की लाइफ क्या है? अब जहां बिल्कुल लड़ाई चल रही है, तूने सोल्जर्स को वहां भेज दिया, अब क्या उसकी तू बताएगा, उम्र बताएगा? हाँ, एक सोल्जर्स कैंटीन में काम करता है रिलैक्स होकर के, जहां कोई हंगामा या टेंशन नहीं है, तो वहां लाइफ ज्यादा होगी ना, सिंपल सी बात है। तो डिपेंड लाइफ से नहीं, लाइफ कहता डिपेंड करता है कहां पोजीशन क्या है उसकी। क्या? और बॉडी में कहा, बॉडी में स्पर्म सब जगह होता है क्या? ये टर्म आएगा आफ्टर इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन फीमेल ट्रैक में ही होता है। लाइफ क्या है ऐसे पूछना चाहिए। क्या चीज, क्या बोल रहा है निशा? कौन सा टर्म? वैसे इसमें क्या है? ए जो स्पर्मिया, ए मतलब एब्सेंट, जू स्पर्मिया स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। ओलिगो, ओलिगो माना होता है कम, ओलिगो जू स्पर्मिया। टेराटो, टेराटो कहते हैं टेराटोजेनिक सब्सटेंस, जो बेबी को एबनॉर्मल कर देते हैं। तो टेराटोजन का मतलब ही होता है एबनॉर्मल, जिसकी साइज एंड शेप एबनॉर्मल है, वो टेराटोजन हो गए। आई नहीं आई? हाँ 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 हाँ। तो उन चीजों को क्यों पूछता है जो है ही नहीं? मतलब कि क्रायोप्रिजर्वेशन अलग चीज है। क्रायोप्रिजर्वेशन के अंदर तो आपने क्या कर दिया, माइनस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन चैम्बर में रख दिया। क्या काम करेगा बताओ? एंजाइम तो तब काम करते हैं जब आप उसको एसिडिक मीडियम में रखोगे। आपने फ्रीज कर दिया है उसको। समझ? नाइट्रोजन चैम्बर में, ऐसे वैसे नहीं, नाइट्रोजन चैम्बर में फ्रीज कर दिया है। यहां तक किसी को डाउट है? 15 मिनट बचे ना हमारे पास। टारगेट अचीव। कहां गया? ताली बजाने की जरूरत नहीं है, डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डर। जितना तुम रिलैक्स होकर जिंदगी जियोगे ना, तुम ज्यादा नंबर, ज्यादा खेल जाओगे, ज्यादा रन बना लोगे। समझ रहे हो? और जीतने का मजा भी आएगा। टेंशन लेते हुए खेलोगे, समय से पहले आउट हो जाओगे। अभी रुक जाओ, टारगेट हमने एक कदम आगे रखा था, फीमेल वाला ट्रैक भी कराना है मुझे अभी। मैंने कहा एक ट्रैक हम आगे रखेंगे। मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, रिलैक्स होके काम करो। अरे भाई, रिलैक्स होके पढ़ो, टेंशन लेके मत पढ़ो, पर अंदर से सीरियस होके पढ़ो। समझ रहे हो? टारगेट जो बनाओ उसको अचीव करो। जैसे मेल के अंदर मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक एक चीज और ऐड कर दूं, टाइम इसको बचा लूं थोड़ी, एक चीज थोड़ी तुम कहो तो, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, तो इसको मैं बाद में स्टार्ट कर दूंगा कल, इसलिए एक चीज है, इसको ऐड कर सकते हो। एक क्वेश्चन बन सकता है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटो समझना आता है तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे। तुम बताओ, ये कौन है? हाइपो थैलेमस। ये किस ग्लैंड से जुड़ा होता है, जरा बताओ। क्या कचरियां पकाना चालू कर दी तुमने? कचरियां क्या पका रहे हो सब्जी मंडी की तरह? अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा तुझे रिस्पांस देना है, नहीं दिया तो डिप्रेशन में तो अपने आप आएगा। पिट्यूटरी। अगर हम पिट्यूटरी की बात करते हैं,
पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं? LH एंड FSH। कौन निकालता है ये LH और FSH? कौन इसको रिलीज कराने रिस्पॉन्सिबल है? अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जगह थोड़ी कम पड़ गई है। GnRH, तब जाकर के यहां से क्या निकलेंगे पिट्यूटरी से? LH एंड FSH। ये तुमसे पूछूंगा अभी मैं, ध्यान रखना। LH किसको स्टिमुलेट करेगा? ये किसको स्टिमुलेट करेगा? लिडिक सेल क्या रिलीज करती हैं? कौन सा एंड्रोजन? एंड्रोजन क्या काम करते हैं? स्पर्मेटिड से कौन बनता है? कौन बनवाएगा? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन अब इसके बाद आएगा। ये प्रोसेस तो जानते हो सारे के सारे। अब रेगुलेशन का मतलब है, मैं तुमसे कहूं, मान लो किसी मेल, कोई मेल है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अदरवाइज मत लेना, ठीक है, यानी अपने सीमन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपना तेज ऑरा, अपनी शक्तियां, अपने इंटरनल पावर को बढ़ाना चाहता है, क्या उसके अंदर ये प्रोसेस चलेगी? यस सर, क्यों चलेगी भाई? भाई कैसे बढ़ेगी पावर? जो एनर्जी इसको बनाने में यूटिलाइज हो रही है, वो एनर्जी बॉडी चाहेगी किसी और चीज के डेवलपमेंट में हो, ऑरा को बढ़ाने में हो, तेज को बढ़ाने में हो, ब्रेन की पावर को बढ़ाने में हो। समझ रहे हैं मेरी बात? बॉडी तो चाहिए ना, उसको रोकना होगा। तो रोकने के लिए कौन काम करेगा? और इनहिबिशन नहीं होगा, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। अब रेगुलेशन आया, तो एंड्रोजन फीडबैक इनहिबिशन भी करता है। ये एंड्रोजन सीधा जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक किसको देगा? LH, कि भाई तेरी जरूरत नहीं है, रुक जा। फिर क्या कहेगा कि भाई तू भी रुक, और तेरे दोस्त को भी रोकता हूं जो तुझे बार बार भेज रहा है, कि भाई तू भी रुक जा, तेरी जरूरत नहीं है, अभी इस मनुष्य को बहुत कुछ करना है जीवन में। नहीं आया क्या? समझ रहे हो? हाँ, पहाड़ तोड़ने हैं बड़े बड़े, तो तुझे रुकना होगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, नहीं बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया? अब सीधी सी बात है, ये हो क्या रहा है? नेगेटिव फीडबैक। अरे क्या हो रहा है ये? नेगेटिव फीडबैक। तभी तो पहले के बच्चे बहुत तेजस्वी होते थे, बहुत इंटेलिजेंट, गुरुकुल्स के अंदर। समझ रहे हो ना? पहले दिन एंटर करते ही बाल मुड़वा दो सारे के सारे, कोई फैशन, कंगा कंगी, क्रीम पाउडर, कुछ भी नहीं, नहीं आएगा, पहले बाल उड़वाओ, ठीक है, धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है, कुछ भी नहीं, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। नहीं समझ में आया? तो माइंड एकदम फोकस, जब आपको एकदम फोकस चीज मिलती है, टारगेट मिलता है, और कंपटीशन, समझ में आया? तो इंटेलिजेंट होते थे, खतरनाक। आज की देखो शकलें कैसी हो रही हैं। उस पर नहीं जा रहा हूं, उस पर ले रहा हूं, मतलब तुम बहुत उलझे हुए हो, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। उस समय के बच्चे जो होते थे ना, खतरनाक होते थे, ठीक है, रियलिटी। तुम किसी गुरुकुल में जाके देखो, वहां के अलग ही होगा, और उनका और ही अलग होगा, ठीक है। अब आओ, अदरवाइज मत लो, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या? ये हो क्या रहा है? नेगेटिव फीडबैक, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक
फीडबैक इनहिबिशन, इनहिबिशन। पर ये पीछे कैसे रह जाएगी सर्टोली सेल, क्योंकि सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है, इनहिबिन, इनहिबिन। और इनहिबिन किसके सीक्रेशन को रोकता है, ये पूछी आते हैं क्वेश्चन। इनहिबिन ओनली और ओनली एफएसएच। ओनली एफएसएच, ये पूछा जाएगा। एंड्रोजन के रिसेप्टर दोनों जगह हैं, इसके रिसेप्टर सिर्फ एक ही जगह है, पिट्यूटरी। उसके पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, ये तुम भूलोगे, भूलोगे, समझ रहे हो ना? हाँ, याद रखना है। इनहिबिट करेगा एफएसएच। कोई डाउट? अगर तुम खड़े हो, समझ में आई या नहीं आई? पक्का? फिर से एक बार देख ले, मुझे नहीं, इसको क्वेश्चन तो यहां से आएगा, मुझसे थोड़ी ना आएगा, मेरा मुंह बंद रहेगा मेरा तो। हाँ, दोनों को रोक रहा है भाई, इसको भी रोक रहा है, इसको भी रोक रहा है। ये एक ही बात है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन एक ही बात है। देख लिया? ये क्वेश्चन से नहीं है, सबसे है, पीछे बस दिमाग का क्वेश्चन है, सामने उसका आंसर है। मैं देता हूं, तुम देख के भी आंसर बता पाते हो नहीं बता पाते हो, बस ये देखना चाह रहा हूं तुम कितने अवेयर हो डायग्राम के लिए। क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान की टेस्टिस को निकाल दिया जाए, एलएचएफएसएच जो पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, क्या इनके सिक्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन वन, नंबर 1 इंक्रीज होगा, 2 डिक्रीज होगा, 3 नन इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंक्रीज वाले पहले हाथ उठाओ, ठीक है। डिक्रीज वाले हाथ उठाओ, हाँ, डिक्रीज वाले हाथ उठाओ। अरे डिक्रीज नहीं होगा, तो पिट्यूटरी से निकल रहा है भाई। चलो ठीक है, अब तीसरा सेम रहेगा। देखो इंक्रीज में तो सिर्फ 3-4 हाथ उठे, और 2 क्वेश्चन में किसी का भी हाथ नहीं उठा, इसका मतलब तुम तो बुद्धू हो बिल्कुल। कहीं तो हाथ कहीं कहीं तो उठाओगे ना, एक ऑप्शन पर। फिर से बोलो, फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन 1 के हाथ उठाओ, ऑप्शन 2 क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, सिंपल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, जब टेस्टिस को कट किया है, पिट्यूटरी को कट नहीं किया मैंने। पिट्यूटरी है दिमाग के अंदर, टेस्टिस को निकाल दिया है। अब बताओ पिट्यूटरी से निकलने वाले एलएच और एफएसए के सीक्रेशन पर कोई असर आएगा? ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अरे तुम फिर गीत गा रहे हो, फिर से पूछ रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 हाथ उठाओ, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 3 सेम रहेगा। तू भी सेम करवा रहा है भाई, उत्तर सही बोल रहा है और सेम पे हाथ उठा रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? नीट में भी ऐसे करेगा भाई? ये कट करके निकाल दी बाहर आपने, ये तो पिट्यूटरी भाई, ये तो इसको तो ये निकाल रहे हैं, ये सेम निकलते रहेंगे, समझना। पर ये आंसर नहीं है, ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि कोई था जो इनको रोक रहा था। भाई रुक जा, अब नहीं, फिर जा, रुक गए, ठीक है, अब निकल, अब रुक जा, अब नहीं, ठीक है, फिर बार बार रुक रहे हैं, कट करके बाहर, अब कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ हमें, अब तुम निकलेंगे, हम निकलते ही रहेंगे, हम कौन रोकता है देखें। तो क्या होगा? मैंने बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कितने बार पूछा है मैंने ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तो पूछता ही हूं मैं बच्चों से देखने के लिए, तूने तो बोला ही नहीं, बैठ नीचे। इसलिए अवियर रहा करो, अवियर। आई या नहीं आई? टाइम हुआ? कोई डाउट? अरे वो तो अपना काम करेंगे ना, नहीं होगा, नहीं निकलेंगे, बचेंगे, ग्लैंड पर रेस्ट मिलेगा। भाई अगर मैं शाम को खाना नहीं खा रहा तो मेरे ग्लैंड को रेस्ट मिल रहा है ना, मेरे ग्लैंड की एज बढ़ेगी। नहीं आया क्या? आया नहीं आई? ग्लैंडुलर एज या ऑर्गेनल एज मेरी कम होगी, समझ रहे हो ना? और उस एनर्जी को जो मैं बर्बाद कर रहा था यहां पर, अब और दूसरी जगह यूज करूंगा, मतलब बॉडी, यही होता है बॉडी का। यस,
बताऊंगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसमें फीडबैक इनिबिशन थोड़ा रोक रहा है। ठीक है, इतना है, एंड्रोजन तो निकल रहे हैं ना वहां पर। जिस दिन जैसे मानो अगर सीमन की जरूरत नहीं है, जैसे सीमन भरा हुआ है ट्रैक के अंदर, सुन लो, मान लो ऐसा इंसान अगर हमेशा इसको रोक देगा तो उसके तो एपिथेलियल टिश्यू खराब हो जाएंगे। भाई उसने चीज को रोक दिया, यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस समय उसके एपिथेलियल टिश्यू डिजेनरेट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी उसमें स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। किसी भी ऑर्गन का अगर यूज नहीं करोगे तो स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इस ट्रैक के अंदर जितना भी सीमन था उसकी एक उम्र है, उसकी उम्र के बाद वो डिजेनरेट करेगा, खत्म होंगे, और खत्म होंगे तो फिर से फीडबैक इनिबिशन हटेगा, फिर से बनेंगे, पर उतने ही बनेंगे जो ट्रैक के अंदर है, फैगोसाइटिक सेल उनको खा जाएंगी। ये धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी, ठीक है, यानी चीजें बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन रहेंगी। यहीं तक रखेंगे आज फीमेल वाला पार्ट। इसमें अभी इतना मैं हिंट दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। ओवरी प्राइमरी है सेकेंडरी है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वहां पर डक्टर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था? नंबर 1, अरे बोलते तो भाई, रटी टेस्टिस, वाज डिफरेंस, 4 थे। यहां फेलोपियन ट्यूब, यहां यूट्रस, यहां सर्विक्स और वजाइना पढ़ना है। एक्सटर्नल जेनिटली वहां 2 पढ़े थे हमने, स्क्रोटम पेनिस, यहां मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस। वहां भी एसेसरी ग्लैंड थे, यहां भी एसेसरी ग्लैंड है, पर मेमोरी ग्लैंड्स को एक्चुअल में हमने कोई ग्लैंड नाम नहीं दिया। इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच इन्फ्लुएंस बाय हार्मोन्स। क्लियर है बिल्कुल? कल मैं ओवरी कराऊंगा, ठीक है। पहले कल ओवरव्यू, ये डायग्राम सबको ड्रॉ करके लाना है, फुल पेज हॉरिजॉन्टल, बीच में डायग्राम बनाओगे, चारों तरफ जगह रखोगे। ये कल का होमवर्क है। कल के होमवर्क में एक तो ये करके लाना है, कल 1 घंटा मुझे मिलेगा पूरा पूरा सिर्फ क्वेश्चन पूछने का। तो पूरा इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट पूछूंगा, क्योंकि अब फीमेल में ज्यादा बचा नहीं है, फीमेल में स्टॉप लगा के फिर मैं आगे लौट के कराऊंगा। तो ये डायग्राम सबको ड्रॉ करके लाना है पूरे पेज पर, सेंटर में, लेफ्ट राइट सब जगह छोड़ोगे, लिखना बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल लिखा करके मैं ये पूरा खत्म कर दूंगा, यहां तक छोड़ रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें रखे हैं वो लगा लेना, यहां ये भी लिख लेना नीचे। हाँ पूरा ही है, ठीक है। क्या देंगे? बस इतना ही? रोज में पीपीटी में डाल दिया करूंगा 15 क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, आज डले हुए हैं, आज कम है, 8-10 होंगे, कल 15 डाल दूंगा मैं। वो प्रैक्टिस करो ना यार, नेगा तो अपना दिमाग लगाओ ना। अगर डाउट हो, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने में सारे आंसर होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर पलटो, आंसर मत देखो, एनसीईआरटी उठाओ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले दूंगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, एकदम मुझसे गलवा लोगे। तो मत जानो, तरुण ने बोला, फिर क्या करोगे जान के? देखो ये सिर्फ पेपर में क्वेश्चन नहीं आते इनके, सही बोल रहे हैं, ठीक है, पर नॉलेज के लिए कि भाई ये तो दिमाग में आता है ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में तो आता, भी कर क्या रहे हैं, उनकी जगह प्रोटीन्स होते हैं। एक्चुअल में सारा खेल चार्ज का है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो भाई कोई कुंदा थोड़ी ना बना हुआ है कहीं पर भी, सारा खेल चार्ज का है, ठीक है। 2 अपोजिट चार्ज की चीजें आपस में चिपक जाती हैं, जब सेम चार्ज होता है हट जाती हैं, रिपल्शन हो जाता है। तो यहाँ कुछ प्रोटीन्स बनती हैं उनके केस में, जो पोलरिटी होती है वो आके बाइंड कर जाती हैं, उसके वो काम करना चालू कर देती हैं। हाँ, उनके केस में जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो क्रोमोसोम के सेंटर पार्ट से हो जाता है, और वो अटैक जुड़ जाता है वहां जाकर के। पॉडकास्ट तो मैंने गले की से रोक दिए थे ना, गला टूटा, खराब हुआ, हाथ टूटा, अभी तक रिकवरी नहीं कर पाए। हूं तो इंसान, तू तुम्हें पता नहीं है, कल यहां से जाने के बाद रात के 12 बजे तक लगातार रिकॉर्डिंग की है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग 3 घंटे की मेरी उड़ गई, एक फॉल्ट हुआ, 3 घंटे की सारी रिकॉर्डिंग उड़ गई, तो मेरे क्या हुआ, गला मेरा कल चला गया। फिर रात के 9 बजे दवा लेने गया, ढेर सारी गोलियां लेके आया, फंकी मैंने, ठीक है, जिसे कल सुबह तुम्हें पढ़ा पाऊं, और कहीं भी तुम्हें जोश में कमी नहीं मिली होगी पढ़ाने में। टारगेट भी अचीव कर दिया भाई का, परेशान था कि सर टारगेट कैसे अचीव होगा। क्या